हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इस एपिसोड की शुरुआत में बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां मिस यंग और जूनर लिनफेंग को लेकर अपनी फैमिली डोमेन की तरफ जा रही थी और देखते देखते वो लोग वहाँ पे उस इमोर्टल लैंड के काफी करीब पहुंच चुके थे, जिसके बारे में मिस यंग वहाँ पे लिनफेंग को बताते हुए कहती है कि यही हमारा इमोर्टल लैंड है जो कि हमारे इस पूरे वर्ल्डनेस वर्ल्ड की एक ऐसी लोती जगह बची हुई है जहाँ पे अभी तक भी इंसान मौजूद है। वहीं जूनर भी आगे आकर वहाँ पे लिनफेंग को बताते हुए कहती है कि जब से डार्क क्लैन ने हमारे लोगों के ऊपर हमला करना शुरू किया है तब से लेकर अब तक हमारे काफी ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इवन हमारी काफी जगहों के ऊपर तो डार्क क्लैन ने अपना कब्जा जमा लिया और अब बस हमारे पास यही एक जगह बची हुई है उन डार्क क्लैन के लोगों से बचने के लिए। और ये कहते कहते हम देखते हैं कि वहाँ पे जूनर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, जो देखकर लिनफेंग उसे वहाँ पे शांत करवाते हुए कहता है गुस्सा मत हो, क्योंकि मुझे पूरे यकीन है कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब इस वर्ल्ड को पहले की तरह एक बार फिर से तुम लोग ही कंट्रोल करोगे। लिनफेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जूनर भी वहाँ पे स्माइल करते हुए लिनफेंग को बताती है कि हाँ, हमारे एंसेस्टर ने भी हमसे यही बोला था। उन्होंने बोला था कि फ्यूचर में हमारे डोमेन में एक ऐसा पर्सन आएगा जो कि इविल स्पिरिट किंग को हराकर हम सभी की किस्मत को चेंज करेगा। जूनर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिनफेंग उसे वहाँ पे स्माइल के साथ जवाब देते हुए कहता है कि मेरे ख्याल से किसी और के ऊपर उम्मीद लगाने सच्चा है कि हम लोग खुद ही कुछ कर ले। तुम्हें खुद इतना ज्यादा ताकतवर होना चाहिए कि तुम लोग खुद से उस डार्क क्लैन को खत्म कर सको। लिनफेंग की सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि मिस यंग वहाँ पे काफी ज्यादा मोटिवेट हो गई थी, इसलिए वो वहाँ पे आगे आकर लिनफेंग की तारीफ करते हुए उसे कहते हैं यंग मास्टर, आप वाकई काफी ज्यादा कमाल के हैं। अब तो मैं भी किसी दूसरे के ऊपर उम्मीद नहीं लगाऊंगी, आप देखना बहुत जल्द मैं भी आपके लेवल तक पहुंच जाऊंगी। उसके बाद मैं खुद अपनी फैमिली की रक्षा करूंगी। और इसी तरह वो लोग वहाँ पे आपस में बातें करते हुए अपने डोमेन के बॉर्डर पे आ गए थे, जहाँ पे हम देखते हैं कि चारों तरफ से उस डोमेन को एक प्रोटेक्टिव बैरियर ने घेर रखा था ताकि कोई भी डार्क क्लैन का कल्टीवेटर अंदर ना घुस सके। अपनी डोमेन के बारे में मिस यंग वहाँ पे लिनफेंग को बताते हुए कहती हैं कि हमारी इस डोमेन के अंदर 3 मेजर क्लैंस रहते हैं। पहले हम यानी यंग क्लैन, सेकंड नंबर पे आती है किन फैमिली जो कि सूड इमोर्टल लाइनेज से बिलोंग करती है, और थर्ड और आखिरी नंबर पे आता है टूबा क्लैन, जैसे यहाँ पे वज्र क्लैन के नाम से भी जाना जाता है। और ये कहकर मिस यंग वहाँ पे एक टोकन को बाहर निकालते हुए लिनफेंग से कहती हैं कि हमारी इस डोमेन में एंटर करने के लिए इस टोकन का होना जरूरी है, क्योंकि इसके बिना चाहे कोई भी हो वो हमारी इस डोमेन के अंदर एंटर नहीं कर सकता। और ये कहकर मिस यंग ने अपना वो जेट टोकन उसी बैरियर की तरफ ही बढ़ा दिया था, जिसे देखकर बैरियर के अंदर मौजूद एक सोल्जर ने वहाँ पे अपने जेट तलिस्मैन का इस्तेमाल करते हुए जल्दी से वहाँ पे डोमेन का रास्ता खोल दिया था, जिससे होते हुए मिस यंग अपने फ्लाइंग बोट को लेकर वहाँ पे जल्दी से डोमेन के अंदर एंटर कर गई थी। जो देखकर वो सोल्जर जल्दी से वहाँ पे मिस यंग के पास आकर उन्हें वहाँ पे ग्रीट करता है, और वो सोल्जर जिसका नाम यन की था, मिस यंग वहाँ पे उसे सवाल करते हुए पूछती है ब्रदर यन की, अब एंसेस्टर की इंजरी कैसी है? जिस पर यन की भी उन्हें वहाँ पे जवाब देते हुए बताता है कि अभी तक तो वो ठीक है, लेकिन आगे का कुछ कह नहीं सकते। और उसी के साथ यन की उन्हें वहाँ पे ये भी बताता है कि कल अचानक ही आसमान से कुछ आउटसाइड एलम के कल्टीवेटर्स हमारी डोमेन में गिरे थे। यन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वहाँ पे मिस यंग के साथ साथ जूनर को भी एक बहुत बड़ा झटका लगता है, जबकि लिनफेंग वहाँ पे कुछ सोचते हुए खुद से ही कहता है कि जरूर वो लोग मिंगटियर और बाकी सभी होंगे जो कि मेरी ही तरह यहाँ पे टेलीपोर्ट होते हुए इस डोमेन के अंदर आके गिरे होंगे। इसका मतलब है कि इस पोर्टल ने हम सभी को अलग अलग जगहों पे टेलीपोर्ट किया था। और इसी बीच हम देखते हैं कि यन की नजर भी वहाँ पे लिनफेंग के ऊपर पड़ती है, जिसके बारे में वो वहाँ पे मिस यंग से सवाल करते हुए पूछता है कि ये पर्सन कौन है, जिसपे मिस यंग भी उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताती है कि ये एक आउटसाइडर कल्टीवेटर्स हैं जिनका नाम गूफेंग है, जो कि गलती से हमारी इस रियलम में आ गए हैं। और आज अगर इस यंग मास्टर ने हमारी मदद ना की होती तो हम लोग शायद डार्क क्लैन के मास्टर चीहुई के हाथों से मारे जा चुके होते। मिस यंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि अब यन की को भी वहाँ पे उनकी चिंता होने लगी थी। वो जल्दी से आगे बढ़कर वहाँ पे मिस यंग से सवाल करते हुए पूछता है तो इसका मतलब है कि आप लोगों का सामना डार्क क्लैन के साथ हुआ था, कहीं आप लोगों को कोई चोट तो नहीं आई? और उस सनफ्लावर का क्या हुआ जिसे आप लोग ढूंढने के लिए गई थी? यानी कि ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जूनर वहाँ पे उसके सामने फ्लेक्स करते हुए कहते हैं क्या कि तुमने हमें समझ क्या रखा है? हमने उस चीहुई और उसके चमचों को वहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से सबक सिखाया था, और रही बात सनफ्लावर की तो वो हमारे पास बिल्कुल सेफ है। और ये कहकर जूनर वहाँ पे सनफ्लावर को बाहर निकालते हुए उसे वहाँ पे यन की को दिखाती है, जिसे देखकर तो यन की भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो गया था। और वो जल्दी से वहाँ पे उन दोनों से कहता है तो जल्दी से सनफ्लावर को लेकर एंसेस्टर जूजी के पास पहुंचो ताकि वो जल्द से जल्द खुद को ठीक कर सके। खैर उसके बाद हम देखते हैं कि मिस यंग ने वहाँ पे अपने फ्लाइंग बोट को अपने क्लैन की तरफ बढ़ा दिया था, जहाँ रास्ते में मिस यंग लिनफेंग को वहाँ के कल्टीवेशन रियलम के बारे में बताते हुए कहती है यहाँ सबसे पहले कल्टीवेशन लेवल को रिफाइनिंग की कहा जाता है, उसके बाद आता है फाउंडेशन बिल्डिंग, जबकि थर्ड नंबर पे आता है गोल्डन एलेक्चर, फोर्थ नंबर पे नेसेंट सोल, फिफ्थ नंबर पे ट्रांसफॉर्म इनटू गॉड्स, छठे नंबर पे आता है रिटर्न टू द स्पिरिचुअल गॉड, फिर सातवें नंबर पे आता है हेडाओ, और आठवें नंबर पे आता है महायाना, और सबसे आखिरी और पावरफुल हेड जियो यानी ट्रू गॉड। हेड जियो वाले कल्टीवेटर्स इतने ज्यादा ताकतवर होते हैं कि वो अकेले पूरे एक वर्ल्ड को खत्म करने की ताकत रखते हैं। और ये कहकर मिस यंग वहाँ पे अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि यहाँ पे और भी काफी सारे कल्टीवेशन फार्म्स है जो कि गुजरते समय के साथ साथ आपको खुद ब खुद ही पता चल जाएंगे। और ये कहकर मिस यंग वहाँ पे लिनफेंग को लेकर अपने कोडयार्ड की तरफ निकल गई थी, जबकि लिनफेंग वहाँ पे उस जगह के बारे में सोचते हुए खुद से ही कहने लगा था कि इन तीनों मेजर क्लैंस के लोग काफी ज्यादा ताकतवर दिखाई दे रहे हैं। इनके मास्टर जो कि आते मोटर रियलम में है वो तो स्पिरिचुअल गॉड रियलम के मुकाबले में भी काफी ज्यादा ताकतवर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि आखिर ये लोग इतना ज्यादा पावरफुल होने के बावजूद भी डार्क क्लैन का सामना क्यों नहीं कर पा रहे। पर जो भी हो वो इनका पर्सनल मैटर है। सबसे पहले मुझे यहाँ पे अपने डिवाइन लिक्विड का इस्तेमाल करते हुए अपनी पावर को बढ़ाना होगा, और उसके बाद जितना जल्दी हो सके शाउटियन को भी बचाना होगा। खैर उसके बाद हम देखते हैं कि मिस यंग वहाँ पे लिनफेंग को अपने कोडयार्ड में छोड़कर खुद वहाँ पे अपने यंग क्लैन की मेंशन में आ गई थी, जहाँ मेन हॉल के अंदर ही हम देखते हैं कि एंसेस्टर जूजी वहाँ पे कल्टीवेट करते हुए खुद को रिकवर करने की कोशिश कर रही थी, जहाँ कल्टीवेट करने की वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पे उनकी बॉडी से काफी ज्यादा पावरफुल और अभी निकल रहा था। तभी मिस यंग और जूनर दोनों ही वहाँ पे उनके सामने आते हुए उन्हें वहाँ पे ग्रीट करते हैं, जो देखकर एंसेस्टर जूजी ने भी वहाँ पे अपनी आंखें खोल ली थी। वो अपनी आंखें खोलते हुए वहाँ पे उन दोनों से कहते हैं और तो फाइनली तुम वापस आ ही
ही गए, जिसपे जुन्नर जल्दी से हमें अपना सारे लाते हुए कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, और हम अपने साथ आपको बताए हुए टायर लेकर भी आए हैं। ये कहकर जुन्नर ने जल्दी से वहाँ पे सनफ्लावर को बाहर निकालते हुए उसे वहाँ पे एसएस टजूजी की तरफ ही बढ़ा दिया था, जिसके अंदर ट्रू फायर की पावर थी। जब एसएस टजूजी वहाँ पे सनफ्लावर की पावर को चेक करती है तो उनके अंदर भी एक नई उम्मीद जाग उठी थी कि वो इस सनफ्लावर का इस्तेमाल करते हुए खुद को ठीक कर लेंगी। इसलिए हम देखते हैं कि एसएस टजूजी वहाँ पे जुन्नर के साथ साथ में यंग का भी शुक्रिया अदा करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि एसएस टजूजी ने वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से उस सनफ्लावर के अंदर में जो ट्रू फायर को वहाँ पे अपना ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया था, जिसको ऑब्जर्व करते हुए हम देखते हैं कि एसएस टजूजी को वहाँ पे बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा था, क्योंकि उसे ऑब्जर्व करते हुए एसएस टजूजी के फेस पे खुद ब खुद ही स्माइल आ गई थी, जिसका मतलब था कि उस सनफ्लावर की पावर को ऑब्जर्व करते हुए उन्हें वहाँ पे बहुत ज्यादा सुकून मिल रहा था। जो देखकर तुम्हें यंग भी वहाँ पे खुश होते हुए कहते हैं कि ये सनफ्लावर एक आते मोटर रियलम का लेक्चर है, अगर इसे ऑब्जर्व करते हुए एसएस टजूजी रिकवर हो गई तो फिर तो हमें डार्क कलैन से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। पर अभी मिस यंग वहाँ पे ये सब कह ही रही थी कि तभी अचानक हम देखते हैं कि एसएस टजूजी को अपनी बॉडी के अंदर बहुत ही ज्यादा पेन होने लगा था, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर एक इविल स्पिरिट मौजूद थी, जिसने वहाँ पे सनफ्लावर की ट्रू फायर को भी अपने अंदर ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया था, जिसका इस्तेमाल करते हुए एसएस टजूजी उस इविल स्पिरिट को वहाँ पे खत्म करना चाहती थी। और ये सब देखते हुए मिस यंग और जुन्नर को भी वहाँ पे अपने एसएस टजूजी की बहुत ज्यादा चिंता होने लगी थी। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो इविल स्पिरिट वहाँ पे सनफ्लावर की ट्रू फायर को अपने अंदर ऑब्जर्व करते हुए खुद को और भी ज्यादा पावरफुल बनाता जा रहा था, जिसे एसएस टजूजी वहाँ पे चाहकर भी नहीं रोक पा रही थी। इसलिए वो वहाँ पे जल्दी से अपने गोल्ड लेवल के फर्नेस को बाहर निकालती हैं और उसे सीधा वहाँ पे अपने सोल सी रियल्म के अंदर भेज दिया था, जिसकी मदद से वो वहाँ पे उस इविल स्पिरिट को सप्रेस करते हुए उसे वहाँ पे रिफाइन करना चाहती थी। लेकिन हम देखते हैं कि सब कभी वहाँ पे उस इविल स्पिरिट के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा था, क्योंकि उस इविल स्पिरिट ने वहाँ पे एसएस टजूजी के सोल सी रियल्म को पूरी तरह से अपने कब्जे में किया हुआ था। इवन अब तो उसने अपने सीड्स भी एक की शक्ल में एसएस टजूजी की बॉडी के अंदर छोड़ दिए थे, जिसे अगर एसएस टजूजी डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती तो उसमें उसकी अपनी जान भी चली जाती, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि हर गुजरते पल के साथ एसएस टजूजी की हालत वहाँ पे और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी। लेकिन इस सब के बावजूद भी एसएस टजूजी वहाँ पे अपनी हार नहीं मानती और अब उन्होंने वहाँ पे उस इविल स्पिरिट को सप्रेस करने के लिए अपने डिवाइन मिरर को भी वहाँ पे बाहर निकाल लिया था, जहाँ पे उस डिवाइन मिरर से लगातार कुछ हमले उस इविल स्पिरिट के ऊपर होने लगे थे। जो देखकर वो इविल स्पिरिट वहाँ पे जोर हंसते हुए एसएस टजूजी से कहता है कि तुम्हारे हमलों को मेरे ऊपर कोई भी असर नहीं होने वाला, और वैसे भी मैं अपनी सीट तुम्हारी बॉडी के अंदर छोड़ चुका हूँ, जिन्हें तुम चाह कर भी रिफाइन नहीं कर सकती। लेकिन हम देखते हैं कि एसएस टजूजी फिर भी वहाँ पे अपने गॉड फर्नेस का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे उस एग को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करने लगी थी। लेकिन उस एग का शेल इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि वो वहाँ पे टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था, और उल्टे हिसाब में वहाँ पे एसएस टजूजी की अपनी हालत ही खराब हो चुकी थी। इवन अब तो वहाँ पे उसके मुंह से ब्लड भी निकलने लगा था। जो देखकर मिस यंग भी जल्दी से वहाँ पे भागकर एसएस टजूजी के पास आते हुए उनसे पूछती है, सिस्टर क्या हुआ आपको? जिस पे एसएस टजूजी वहाँ पे परेशान होते हुए उसे बताती है कि जब मैंने पिछली बार उस इविल स्पिरिट किंग के साथ फाइट की थी तो उस समय उसने बहुत ही चालाकी से अपने इविल सीड्स मेरी बॉडी के अंदर छोड़ दिए थे, जो क्या वहाँ पे एक बहुत बड़े एग का रूप ले चुके हैं। एसएस टजूजी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जुन्नर जल्दी से आगे आकर वहाँ पे एसएस टजूजी से कहती है तो क्या उसे तोड़ने का कोई रास्ता नहीं है। जिस पे एसएस टजूजी वहाँ पे थोड़ा परेशान होते हुए कहती है कि अब कोई ट्रू इमोर्टल कल्टीवेटर ही उस सीड को मेरी बॉडी से बाहर निकाल सकता है, वरना उस सीड के चलते मैं हमेशा के लिए उस इविल स्पिरिट की गुलाम बनकर रह जाऊंगी। एसएस टजूजी की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि बेचारी जुन्नर भी वहाँ पे बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। वो वहाँ पे परेशान होते हुए एसएस टजूजी से कहती है कि हमारी इस इमोर्टल लैंड की पिछली 70,000 साल की हिस्ट्री में आज तक यहाँ पे कोई भी ट्रू इमोर्टल कल्टीवेटर पैदा नहीं हुआ, तो फिर अब हम इतने कम समय में एक ट्रू इमोर्टल कल्टीवेटर को कहाँ से ढूंढेंगे। जिस पे हम देखते हैं कि एसएस टजूजी उसे वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देती और उसने चुपचाप वहाँ पे अपने लोटस फ्लावर के अंदर बैठते हुए अपनी कल्टीवेशन शुरू कर दी थी। अब बस यही एक रास्ता था उस इविल स्पिरिट किंग को रोकने का। उसके बाद सीन चेंज होता है, में किन सूट क्लैन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मास्टर डू चिंग शाउटियन से मिली हुई डिवाइन सोर्स को वहाँ पे रिफाइन करने की कोशिश कर रहा था, जिसे रोकने के लिए वो ड्रैगन सोर्ड वहाँ पे अपना पूरा दम लगा रही थी। और उसी के साथ साथ वो वहाँ पे मास्टर डू चिंग को धमकी देते हुए ये भी कह रही थी कि अगर मेरे मास्टर के मास्टर को इस बारे में पता चल गया तो देख लेना वो तुम्हारा क्या हाल करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि मास्टर डू चिंग ने वहाँ पे उस ड्रैगन सोर्ड की बात को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए अपने टेलिस्मैन का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे उस ड्रैगन सोर्ड के ऊपर अपनी सील लगा दी थी, जिसके चलते हम देखते हैं कि अब वो ड्रैगन सोर्ड वहाँ पे मास्टर डू चिंग की हो चुकी थी। हालांकि वो ड्रैगन स्पिरिट उसे रोकने के लिए वहाँ पे अपना पूरा दम लगा रही थी, लेकिन हम देखते हैं कि फिर भी वो चाहकर भी वहाँ पे कुछ नहीं कर पा रही थी। और देखते ही देखते मास्टर डू चिंग ने वहाँ पे उस ड्रैगन सूट को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लिया था। जो देखकर मास्टर डू चिंग वहाँ पे खुश होते हुए कहता है कि इस ड्रैगन सूट के चलते तो मैं आधे मोटर रियलम के कल्टीवेटर्स को भी आसानी से हरा सकता हूँ। और ये कहकर यंग मास्टर डू चिंग ने वहाँ पे उन तीनों सूट्स को रिफाइन करते हुए उन्हें वहाँ पे अपने पास रख लिया था। और तभी वहाँ पे यंग मास्टर टियाडू की एंट्री होती है, जो कि वहाँ पे अपने ग्रैंडपा के पास आते हुए उन्हें वहाँ पे बताता है कि मिस यंग वापस लौट चुकी है और अपने साथ वो वहाँ पे एक आउटसाइडर कल्टीवेटर को भी ले आई है। और जैसा हमने प्लान किया था सब कुछ वैसे ही चल रहा है। जैसे ही एसएस टजूजी और सनफ्लावर की पावर को ऑब्जर्व करेंगी तो वो इविल स्पिरिट किंग उल्टा वहाँ पे बैकलैश करते हुए एसएस टजूजी को बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड कर देगा, जिसके बाद कुछ ही समय में एसएस टजूजी अपनी उन सीरियस इंजरीज के चलते मर जाएंगी और उसके बाद अगली डोमेन लीडर आप ही बनोगे। अपने पोते की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर डू चिंग के फेस के ऊपर एक डेविल स्माइल आ गई थी और वो वहाँ पे जोर से हंसते हुए कहने लगा था, मुझे लगता है कि इस बार गॉड भी मेरे साथ है, इस बार तो मुझे डोमेन लीडर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, क्या लिन फेंगी वो ट्रू इमोर्टल कल्टीवेटर होगा जो कि एसएस टजूजी का इलाज करेगा? कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।